नमस्ते ऑल। इस वीडियो में हम सस्टेनेबिलिटी के 20 ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जिनको समझने के बाद आप सस्टेनेबिलिटी का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। सस्टेनेबिलिटी में बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, और अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ अगर समझ पाओ कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ कैसे लिंक करती है, कैसे उसका इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी पे आता है, तो आप, मुझे लगता है कि आप सस्टेनेबिलिटी को एक प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में हम 20 ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे और 21st मतलब 21वां ऐसा एक टॉपिक है कि जो मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून। इस वीडियो के एंड में आपको वो लास्ट वाला जो की टॉपिक है जो इन सब को बांधे रखता है, बनाए रखता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी से। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो या हम इसे सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये 1987 में जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है, उसमें सस्टेनेबिलिटी की इस तरीके से कुछ डेफिनेशन दी गई थी कि इट्स अ मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब है कि हम रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्स उन तक पहुँचे, उनको मिले। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझें। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। बट अगर आपको पूछा जाता है सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सीधा उसका मतलब यही है कि एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ ना सिर्फ हम आज के बारे में सोचें, बट हमारे आने वाली जनरेशन के बारे में भी अगर सोच के हम रिसोर्स उस तरीके से कंज्यूम करते हैं या उस तरीके से हम वेस्ट जनरेट करते हैं, या पूरे एनवायरनमेंट का, पूरे पृथ्वी का उस तरीके से अगर हम ध्यान रखते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है, अभी इसको और समझने के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन या 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का फोकस जनरली 3 पिलर के ऊपर होता है, और जिनको आप इस तरीके से देख सकते हो: सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। मैं और याद रहने के लिए मैं जनरली इसको बोलता हूँ कि SEE, सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक। और अगर आप इसका इम्पोर्टेंस के लेवल पे देखते हो, तो जनरली हम जब सस्टेनेबिलिटी बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक तो हम पहले ही देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो सबसे पहले हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड इज़ एनवायरमेंटल। अगर मैं सस्टेनेबिलिटी बोलता हूँ तो आप सबसे पहले सोचोगे कि एनवायरमेंट, और सबसे लास्ट जब हम सोचते हो तो सोशल के बारे में हम सोचते हैं। तो इन्हीं को ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहा जाता है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन एक्चुअली जस्ट एक अलग तरीके से इनको देखने का नज़रिया है। जब सिंगल बुक कीपिंग जब आया इकोनॉमिक्स में, या हम बोल सकते हैं कि डबल बुक कीपिंग, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करते थे, तो उसे बॉटम लाइन हम बोलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ना सिर्फ हम प्रॉफिट के बारे में सोचें, बट हम पीपल और प्लैनेट के बारे में भी अगर सोचते हैं, तो इसे 3P भी कहा जाता है: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। सो इट्स नथिंग बट ट्रिपल बॉटम लाइन, जो सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक जो आप देख रहे हो। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये एम्फसाइज करता है कि हम इन तीनों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझें। ये तीनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सस्टेनेबिलिटी अगर हम बात करते हो, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन या 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को समझना है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेसिक है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और अगर आपको इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि सस्टेनेबिलिटी में जनरली समझाता हूँ मैजिकल पॉट के साथ, बच्चों के साथ, मतलब इवन स्कूल चिल्ड्रंस के साथ, या कॉलेज गोइंग यूथ, या वर्किंग प्रोफेशनल, इवन सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल। तो इनको भी अगर ये सेम एग्जाम्पल दे के अगर हम इसमें डिस्कस करते हो तो काफ़ी क्लैरिटी आती है। और ट्रिपल बॉटम लाइन के केस में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि एक एग्जाम्पल लेके, भार्गव द पॉट मेकर। तो वो वीडियो मेरे चैनल का अब तक का सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो है, तो जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो आपको अगर इसमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, टॉप राइट साइड में अभी आप इसको
देख पाओगे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एक चीज़ आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ कैसे हम एक्टिविटीज़ करें कि जो एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है उसको कम करें। सो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एम टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हमें कम करना है बाय प्रमोटिंग कंजर्वेशन, मिनिमाइजिंग पोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। तो इन सबको समझना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप कैरिंग कैपेसिटी है या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, तो बहुत सारे फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स भी आते हैं जिससे आप आपके लाइफस्टाइल का फुटप्रिंट कैप्चर कर सकते हो। तो इसके लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो प्लीज़ गो हेड एंड आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज। और आजकल गए कुछ सालों में आपने काफ़ी सारे डिस्कशन इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स या न्यूज़ में आपने इसको देखा होगा। तो क्लाइमेट चेंज ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू हुआ है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से जो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म वेदर जो हम कहते हैं उसको क्लाइमेट कहते हैं, तो ये चेंज हुआ है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी बढ़ा है गए कुछ दशकों में और इसका सीधा सीधा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है और सीधा उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे है। तो अभी हम ऐसे कहते हैं कि हम एंथ्रोपोसीन इस पीरियड में हैं, मतलब हमने जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में, टाइम स्केल पे इतना ज़्यादा चेंजेस अर्थ पे कर दिया है कि बाकी लिविंग फॉर्म भी खतरे में आ चुके हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आगे आने वाले 20-50 सालों में। इसका रीज़न ये है कि इन क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन वेदर इवेंट की, एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से हमें मिटिगेशन और अडाप्टेशन की तरह ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आप पॉलिसी लेवल पे अगर बात करते हो तो सस्टेनेबिलिटी में जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी कैलेमिटी है या जो भी चेंज सिचुएशन में बोलूँगा, उसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हो और कैसे उसको अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको कम्प्लीटली नलीफाई नहीं कर सकते तो कैसे उसको आप अडेप्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आगे आने वाले समय में रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे एक प्रैक्टिकल वे होता है कैसे हम इसको कंट्रीब्यूट करें। रिसोर्स कंजर्वेशन इसका मतलब है कि जो भी हमें रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं तो क्या हम उसको कम कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसमें हम बात कर सकते हैं रिड्यूसिंग वेस्ट और प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, रीयूज़ और सिंपली रिफ्यूज़, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत यूज़ कीजिए। एंड रिसोर्स एफिशिएंसी टू मिनिमाइज द डिप्लीशन। तो रिसोर्सेस का कम से कम इस्तेमाल करें। और मुझे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखिए कि कैन वी अचीव द सेम क्वालिटी आउटपुट और वर्क बाय रिड्यूसिंग द रिसोर्स कंजम्पशन, क्या या फिर विदाउट रिसोर्स कंज्यूम करें। अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए, कोई आप काम कर रहे हो विदाउट रिसोर्स यूज़ करे हुए या जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो उसको कम करते हुए, क्या आप सेम आउटपुट या ज़्यादा आउटपुट पा सकते हो। ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी पूछिए और अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे इनिशियली हम बात कर रहे थे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कम होते जा रहे हैं और कम होंगे आने वाले टाइम में। तो एक लॉजिकल वे हमारे पास ये है कि हम ट्रांजिशन करें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे कि सोलर है, विंड है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, राइट। तो कैसे हम हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम को हम अचीव करें, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। और इसे समझने के लिए एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, बहुत बहुत अहमियत रखता है। तो अगर किसी चीज़ को सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी, इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है, और अगर आप एनर्जी को समझते हो तो सस्टेनेबिलिटी को आप समझ पाओगे। और ये मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ इसमें, जिसमें एक एक्टिविटी, एक गेम के थ्रू हम इसको समझते हैं। अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट आप यहाँ पे देख पाओगे एक क्वेश्चन अगर आप पूछते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इन एनी एक्टिविटी इफ लुक्ड एट होल पर्सपेक्टिव, दैट इज़ अ कंप्लीट लाइफ साइकिल, तो ये आपको इंसाइट देगा सस्टेनेबिलिटी के बारे में। जो भी एक्टिविटी अगर आप सस्टेनेबल देखते हो, अगर पूरी लाइफस्टाइल की बात करते हो, पूरी लाइफ साइकिल की बात करते हो, तब अगर वो सबसे कम एनर्जी
कंज्यूम करता है या वेस्ट करता है तो वो रिन्यूएबल होगा, वो सस्टेनेबल होगा। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी इसके बारे में सोचिए। और इफ़ पॉसिबल किसी एक वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं ऑनलाइन वर्जन में कैसे ट्रांसलेट करूँ। बट दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो। 7th इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत बार थियोरी की हम बात करते हैं, बहुत थियोरी हो जाती है, तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करें। तो सर्कुलर इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी इज़ नथिंग बट जो हमारा लीनियर अप्रोच होता है, टेक मेक और वेस्ट। आपने रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया, और जब भी उसका लेट्स से यूज़ ख़त्म हो गया तो आपने उसको वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। सर्कुलर इकोनॉमी का व्यू है कि देयर इज़ नो वेस्ट, कोई भी वेस्ट नहीं है। तो जो भी वेस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, वन प्रोसेस है, वो दूसरे किसी प्रोसेस का या प्रोडक्ट का रिसोर्स होता है, जैसे नेचर में होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी एम्स एट मिनिमाइजिंग वेस्ट और मेकिंग इट ज़ीरो बाय रीडिज़ाइनिंग द प्रोसेसेस, रीडिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। एंड इसके बहुत सारे थियोरी है कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो, बहुत डिफरेंट वेज हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स। अगर आपको किसी भी स्पीसीज़ को अगर ख़त्म करना है तो आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप उस स्पीसी को मारो, आप उसका इकोसिस्टम ख़त्म कर दो सो दैट वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और अगर ये जो फूड वेब है, काफ़ी जो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग फॉर्म्स है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर आप किसी एक को ख़त्म करते हो, अगर आपकी किसी एक्टिविटी से ख़त्म हो जाता है तो ये डेंजर है बाकी सारे लिविंग फॉर्म्स को। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, combating deforestation, promoting conservation effort, नेचर को उसके फॉर्म में, और नेचर के साथ मैं बोलूँगा कि ह्यूमंस को जीने के लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ नथिंग बट अभी हमारी पॉपुलेशन, पूरी अर्थ की पॉपुलेशन 8 बिलियन प्लस है और आगे आने वाले 10-20 सालों में ये 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 10-11 बिलियन। तो आप सोचिए कि 10 बिलियन लोगों को अगर हमें फूड अवेलेबल कराना है, जो बहुत बेसिक नेसेसिटी है, तो कैसे हमें एग्रीकल्चर करना होगा। आप डिफॉरेस्टेशन करके, ज़्यादा ज़मीन लेके आप उस पर लेट्स से एग्रीकल्चर करके नहीं फीड कर पाएंगे इतने लोगों को, देन अगेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो जितनी अवेलेबल लैंड है उसमें ही आप कैसे सस्टेनेबली आपका प्रोडक्शन बढ़ाते हो, न्यूट्रिशियस फूड आप प्रोड्यूस करते हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ गोल इसमें है कि मिनिमाइज़ करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग। ऐसे नहीं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और सॉइल आपकी डिग्रेड हो रही है, सॉइल मर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी, एंश्योर फूड सिक्योरिटी वाइल कंसिडरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें आते हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे। 10th इज़ वाटर कंजर्वेशन। और पानी की अहमियत हम सब के लाइफ में हम सबको पता है। अगर हमें खाना 2-4 दिन ना मिले तब भी हम जी सकते हैं, बट पानी के बगैर नहीं जी सकते। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट, protecting water resources, promoting water reuse and conservation practices to address water scarcity and maintain freshwater ecosystem। आप बोलोगे कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा तो पानी से भरा हुआ है, बट अगर आप जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, पीने के लिए जो पानी होता है, तो बहुत बहुत कम है। इस कंडीशन में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है इन व्यू ऑफ कि जब अब हमारे सिटीज़ जो है, बहुत मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, जिसमें काफ़ी लेट्स से इन मेट्रो सिटीज़ को पानी अवेलेबल कराना काफ़ी एक हरक्यूलियन टास्क होता है। और आपने पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में ये देखा होगा कि बहुत सारी सिटीज़ अब ये डिक्लेयर कर रहे हैं समर में कि सिटीज़ में पानी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर है, ठीक। तो वाटर कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11th इज सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी इज
सस्टेनेबिलिटी में सोशल इश्यूज जैसे है, जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, एक्सेस टू एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बेसिक सर्विसेज है, ये सारे इक्विटेबल हो, सबको ये अवेलेबल रहे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर पार्ट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम नेक्स्ट देखेंगे, तो उसमें अगर आप बेसिक इनिशियल अगर गोल देखते हो तो नो पॉवर्टी या इंश्योरिंग फूड फॉर ऑल, तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिनको हमें अचीव करना है इन गोल्स को। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉपुलरली कॉल्ड एज CSR। तो क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का या कंपनीज़ का सिर्फ यही गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या यही उनका गोल है? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी उनका उत्तरदायित्व होता है कि जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ के सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी वो ध्यान रखें। तो CSR में कॉर्पोरेट्स जो है, बिजनेसेस जो है, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल और एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसे देखा जाता है। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं जैसे इथिकल प्रैक्टिसेस है या रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन है, और उसका एनवायरनमेंट और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर काम करते हैं, तो यही CSR कहा जाता है। और देयर इज़ CSR लॉ, इसके अंदर आपको कंपनीज़ को प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा, जैसे इंडिया में 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट सोसाइटी के लिए स्पेंड करना होता है। नेक्स्ट इज 13 कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। तो 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए गए और उसका टाइमलाइन 2030 तक है। और इसमें डिटेल वीडियो एक हमने ऑलरेडी बनाया है, अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। बट इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे सस्टेनेबिलिटी एफर्ट अक्रॉस ऑल लेवल्स, अक्रॉस ऑल वर्ल्ड, हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से 17 गोल्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे 17 गोल देख पा रहे हो। तो राइट फ्रॉम नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज़ क्वालिटी एजुकेशन, टिल द लास्ट इज़ पार्टनरशिप, कैसे हम इन गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप बिल्ड करें। तो इन सारे गोल्स को अगर आप समझते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अवेयरनेस स्प्रेड करती है, अवेयरनेस बनाती है, तो एटलीस्ट आपके पास ये अवेयरनेस रहेगा कि आपके कौन से एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं और कैसे आप उनको कम कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अभी पॉपुलेशन 8 बिलियन प्लस है और नेक्स्ट कुछ सालों में ये 9 और 10 बिलियन मार्क क्रॉस करेगी। तो इसमें बहुत सारा हिस्सा जो लोग हैं सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग है, प्रमोटिंग ग्रीन स्पेसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप इसमें बिल्ड करोगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ आप इंक्लूड करोगे, सो दैट इट एनहांसेस द लिवेबिलिटी एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। तो लोगों का एक लिवेबल कंडीशन लोगों को मिले, कैसे आप इसको इंश्योर कर सकते हो। ये बहुत अहम पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी को लेके। नेक्स्ट इज़ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब अभी इतनी सिटीज़ बढ़ रही है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब इन सारे लोगों को कैसे आप ट्रांजिट का वे अवेलेबल करा के देते हो, सो दैट लिवेबल कंडीशंस सिटी में बनी रहें, एयर क्वालिटी सिटी की बनी रहें, और जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है तो उसको हम कम कर पाए। तो बहुत सारे वेज होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द बेस्ट वे है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, साइकिलिंग है या बाइकिंग है, नो बाइक जोन, नो व्हीकल जोन, कैसे आप इन सबको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि कितना अगर ट्रैफिक जैम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर या मुंबई, जहाँ पे अगर ट्रैफिक जैम होता है तो आपको पता नहीं कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ से घर जाने के लिए। तो इवन जो मैंने सुना है
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगों का, तो इवन 3-4 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं ट्रैफिक जैम में। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस फॉर द पीपल। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक प्रोसेस का अगर पूरा इम्पैक्ट जानना चाहते हो, आप सिर्फ एक प्रोसेस को लेके नहीं समझ सकते कि वो एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचा रहा है, कितना बेनिफिशियल है। आपको उसका पूरा लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट में ये टूल आपको वो पावर और वो इंसाइट्स देता है। तो ये एनालिसिस करके आपको लेट्स से उसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके उसका डिस्पोजल तक ये पूरा अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी आपको लाइफ साइकिल असेसमेंट में मिलता है। और इसमें बहुत सारे अप्रोच होते हैं, जैसे क्रेडल टू ग्रेव है या क्रेडल टू क्रेडल है, और इसी से सर्कुलर इकोनॉमी भी रिलेटेड है। इन शॉर्ट, वन सेंटेंस में, लाइफ साइकिल असेसमेंट गिव्स यू एंड टू एंड पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। तो किसी भी प्रोडक्ट प्रोसेस में क्या क्या एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या क्या एनर्जी यूज़ हो रही है, कैसे वो वेस्ट जनरेट कर रहा है और कैसे एनवायरनमेंट को वो इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारा क्लैरिटी आपको LCA में मिलता है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल रेगुलेशन, और इसी में मैं लेके आऊँगा, अगर आप ESG की बात करते हो या BRSR की बात करते हो, जो है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ESG, एंड BRSR इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि इंडिया में मैंडेटरी है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ को। तो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में लॉज आते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकता है, कुछ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड ये बनाता है और ये एनकरेज करता है कि सारे इंडस्ट्रीज़ इसको माने। विदाउट लॉ, विदाउट रेगुलेशन, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सारी कंपनी इसको एक्सेप्ट करें। तो जैसे कि अभी मैं एग्जांपल अगर दूँ, ESG में जब सेबी ने ये मैंडेटरी किया है सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपको ESG रिपोर्ट, दैट इज़ BRSR रिपोर्ट पब्लिश करना मैंडेटरी है आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ, तो इसमें एक जो अवेयरनेस और जो ड्राइव फॉर चेंज, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करने का जो इंडस्ट्रीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का जो सीरियसनेस बढ़ा है, वो किसी और फैक्टर से मुझे नहीं लगता हो सकता था। सो रेगुलेशन प्लेज अ की रोल टू स्टार्ट इट। ठीक है, इसके बाद है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ कि अगर किसी एक्टिविटी को सस्टेनेबल बनना है तो आपको उसमें इन्वॉल्व जो भी सारे स्टेक होल्डर है, जैसे कि अगर हम किसी एरिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ है, NGOs है, ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट है, पीपल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो इन सब का उसमें अगर पार्टिसिपेशन होता है तभी आप कोई भी सक्सेसफुल चेंज, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म बना सकते हो या ला सकते हो। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट किसी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म चेंज का एक फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सो सस्टेनेबिलिटी का अवेयरनेस, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एजुकेशन, रेजिंग अवेयरनेस कि क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमारी बिहेवियर को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या हमें करना है, और कलेक्टिव एक्शन लाने के लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और SDGs में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, गोल नंबर 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन, तो इसमें एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ESD, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप भी जहाँ तक हो पाए आप खुद को अवेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए, सो दैट इसमें एक कलेक्टिव, ओवरऑल कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जब बिल्ड होता है तब किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म हमें बदलना है तो बहुत इजीली हम इसको बदल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज, लास्ट इज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी लास्ट का जो गोल है 17 गोल, ये भी पार्टनरशिप के लिए ही है। और मैं सस्टेनेबिलिटी के लिए कहूँगा कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गवर्नमेंट है या इवन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिविजुअल्स भी अगर साथ आकर आपका नॉलेज बेस, आपके रिसोर्सेस और जहाँ पे भी पॉसिबल हो, अगर विन 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 कोलैबोरेशन अगर आप बना सकते हो, सिनर्जिस्टिक कोलैबोरेशन बना के अगर आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, हल निकाल सकते हो,
तो इससे बढ़िया कंट्रीब्यूशन सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ नहीं होगा। बिकॉज सीलोड एफर्ट मतलब मैं कुछ अलग एफर्ट कर रहा हूँ अलग से, आप कुछ अलग कर रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक दूसरे को निगेट कर रहा है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सस्टेनेबिलिटी को अगर अचीव करना है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, और जो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा ये 20 कॉन्सेप्ट के बाद अगर 21वां कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे पूछते हो कि क्या हो सकता है, तो ये है सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम डायनामिक्स। ये सारे पैरामीटर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कोई भी सिर्फ अलग से नहीं फंक्शन करता। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, इन सारे एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन समझना, और इसमें वेल इन्फॉर्म्ड अगर आप कोई एक्शन लेते हो तो वो सिर्फ सिस्टम्स थिंकिंग से ही पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये 21 कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, और ऑफ कोर्स आपको इनमें और डिटेल्स आपको इसके चाहिए होंगे, बिकॉज जस्ट डेफिनेशन या जस्ट कॉन्टेक्स्ट समझने से कुछ नहीं होगा, इनको आपको और डीपली समझना पड़ेगा। बट अगर आप सिस्टम्स थिंकिंग लेंस से अगर आप समझते हो तो डेफिनेटली मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको भी सस्टेनेबिलिटी के अवेयरनेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सस्टेनेबिलिटी का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको इस मिशन को, सस्टेनेबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाने का जो हमारा प्रयास है, तो उसमें अगर जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करके इस सारे कंटेंट को भी आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।